1 जुलाई 2022 को एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इस फिल्म को खासा पसंद भी किया जा रहा है। लोगों को माधवन की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त लगी है। साथ ही माधवन ने ही इस फिल्म को निर्देशित भी किया है। लेकिन आखिर किस कहानी पर आधारित है यह फिल्म जिसकी लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं? इस फिल्म की टैगलाइन है द नंबी इफेक्ट। तो क्या है यह नंबी इफेक्ट और कौन है यह नंबी? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जिसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का ख्वाब है, जिसमें दर्द है, जिसमें जुल्म है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किया गया एक धोखा है और एक इंसान को अपने लिए लड़ी गई 26 साल की वो लड़ाई है जिसने उसे उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। जी हाँ, हम आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं इसरो के रॉकेट साइंटिस्ट एस नंबी नारायणन की, जिन्होंने अपने साथ ये सब होते हुए देखा है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे नंबी सर के कहानी पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। नंबी नारायणन, पूरा नाम शंकर लिंगम नंबी नारायणन। इनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। वह शुरुआत से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। उनकी बेसिक एजुकेशन नागरकोल के डीवीडी स्कूल में हुई और उसके बाद वह बीटेक करने के लिए मदुरई चले गए। वहां के थियागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल किए। बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद वह एक शुगर फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन मन तो उनका हवा में था। हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट उनको खूब लुभाते थे। यही वजह रही कि उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। नंबी सर पहली बार इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम साराभाई से साल 1966 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर मिले थे। इसके बाद से वह इसरो का हिस्सा बन गए। इसरो में उन्होंने विक्रम साराभाई, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर काम किया। इसके बाद साल 1969 में उनको अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा का फेलोशिप मिला और वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए चले गए। वहां पर वह केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन का स्टडी किए। नासा ने उनको अपने साथ काम करने का एक बेहतरीन ऑफर दिया, लेकिन नंबी सर अपने ही देश में कुछ अच्छा और इनोवेटिव करने के लिए वापस हिंदुस्तान लौट आए। हिंदुस्तान वापस लौटते ही उन्होंने इसरो में लिक्विड प्रोपल्शन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इससे पहले इंडिया में यह कभी नहीं हुआ था। अब तक सारा काम सॉलिड प्रोपेलेंट्स पर ही डिपेंड रहता था, जिसके बाद नंबी सर ने विक्रम साराभाई को एक चिट्ठी लिखकर इसके बारे में बताया था। इसके बाद साल 1974 में वह फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर वाइकिंग इंजन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किए और साल 1985 में वह विकास नाम की एक रॉकेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिए। वह इसरो और इंडिया को अपने रिसर्च के थ्रू आगे लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन इसरो और नंबी सर के किस्मत को ये मंजूर नहीं था। यह साल 1994 में उस समय की बात है जब नंबी नारायणन इसरो के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और रूस से कुछ टेक्निक को हासिल कर रहे थे। 30 नवंबर 1994 को उनके घर 3 पुलिस वाले पहुंचे। उस वक्त नंबी सर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने पुलिस वालों से पहला सवाल पूछा, क्या मैं गिरफ्तार हो गया हूं? जवाब में पुलिस वालों ने कहा था नहीं। मामले से पूरी तरह अनजान नंबी सर को कोर्ट ले जाया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मीडिया में खबर आग की तरह फैली और उन्हें देशद्रोही बता दिया गया। उन पर इसरो को धोखा देने, मालदीव की 2 महिलाओं को रक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी लीक करने और पाकिस्तान को रॉकेट टेक्निक बेचने का आरोप लगाया गया। इस पूरे जासूसी कांड की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1994 से। उस समय मालदीव की मरियम नाशिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया था। मरियम पर आरोप थे कि उनके पास इसरो के रॉकेट इंजन के कुछ चित्र हैं जिसे वह पाकिस्तान को बेचने जा रही थी। इस पूरे केस में जब इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिक नंबी नारायणन को नवंबर में गिरफ्तार किया गया तो खलबली मच गई। नंबी नारायणन के साथ इसरो के डिप्टी डायरेक्टर डी शशि कुमारन को भी गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के अलावा रूस की स्पेस एजेंसी में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव के चंद्रशेखर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर एस.के. शर्मा और नाशिदा की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 1995 में इसरो वैज्ञानिकों और सभी बिजनेसमैन को जमानत मिल गई, लेकिन मालदीव की दोनों नागरिकों को जेल में ही रखा गया। साल 1996 में सीबीआई ने केरल की कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करके इस जासूसी केस को झूठा करार दिया और फिर सभी आरोपी रिहा हो गए। लेकिन इसी वर्ष जून में केरल की सरकार ने फैसला किया कि वह इस केस की जांच दोबारा करेगी।
इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन डायरेक्टर और बाकी अधिकारी जब जब नारायणन से पूछताछ करते, वह हर बार इस बात से इनकार कर देते कि उन्होंने कोई जानकारी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है। नंबी सर को भारत के आधिकारिक गुप्त कानून के उल्लंघन और भ्रष्टाचार जैसे आरोपों के अंतर्गत 11 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। वैसे कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि जांच एजेंसियों की कस्टडी के दौरान नंबी सर को मारा पीटा, उन्हें बिस्तर पर लिटाकर उनके साथ अमानवीय कृत्य भी किए। उन्हें 30 घंटे तक सीधे खड़े रहकर सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया गया। रॉकेट साइंटिस्ट नंबी सर का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, लेकिन बताया जाता है कि इसकी रिपोर्ट कभी कोर्ट तक पहुंची ही नहीं। नंबी सर की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद केस केरला इंटेलिजेंस ब्यूरो से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास पहुंचा और 19 जनवरी 1995 को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 1996 में सीबीआई ने उन पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया और इस दौरान इसरो द्वारा भी एक आंतरिक जांच की गई और पाया गया कि क्रायोजेनिक इंजन की कोई भी ड्राइंग गायब नहीं थी। सीबीआई जांच में यह बात सामने आई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नियत से नंबी नारायणन को झूठे केस में फंसाया गया था। जांच में इस बात के संकेत मिले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर उस समय केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने नंबी नारायणन को साजिश का शिकार बनाया। यह सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नियत से हो रही थी। यह वो दौर था जब भारत अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों पर डिपेंड करता था। करोड़ों अरबों रुपए किराए पर स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से आयात किया जाता था। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। SIT के जिस अधिकारी CB मैथ्यूज ने नंबी के खिलाफ जांच की थी, उसे केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने बाद में राज्य का DGP बना दिया। CBI जांच में CB मैथ्यूज के अलावा उस समय के SP KK जोशुआ और S विजयन के भी इस साजिश में शामिल होने की बात सामने आई। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसके लिए उस समय केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार में शामिल बड़े नेताओं और अफसरों को मोटी रकम मुहैया कराई थी। असल में देश से गद्दारी नंबी सर नहीं बल्कि ये लोग कर रहे थे। मई 1996 में कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। इसके बाद मई 1998 में उस समय की केरल की तत्कालीन CPM सरकार ने मामले की फिर से जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया। फिर साल 1999 में नंबी नारायणन ने मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। साल 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को उन्हें क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दे दिया। इसके बाद साल 2017 के अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट में नंबी नारायणन की याचिका पर उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई शुरू हुई जिन्होंने वैज्ञानिक को गलत तरीके से केस में फंसाया था। नारायणन ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें कहा गया था कि पूर्व DGP और पुलिस के 2 सेवानिवृत्त अधीक्षकों KK जोशुआ और S विजयन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। वैसे तो नंबी नारायणन 1996 में ही आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई जारी रखी और 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर साल 2018 को उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया। उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 जजों की पीठ ने उस समय के केरल सरकार को आदेश दिया कि नंबी नारायणन को उनकी सारी बकाया रकम, मुआवजा और दूसरे लाभ दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नंबी नारायणन को मुआवजे के साथ बकाया रकम और अन्य दूसरे लाभ केरल सरकार देगी। इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से की जाएगी जिन्होंने उन्हें जासूसी के झूठे मामले में फंसाया था। साथ ही सभी सरकारी दस्तावेजों में नंबी सर के खिलाफ दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायणन को हुए नुकसान की भरपाई रुपये से नहीं की जा सकती है, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जब यह फैसला सुना रहा था, उस समय नंबी सर वहीं पर मौजूद थे। खुद नंबी सर ने भी केरल सरकार के खिलाफ उन्हें झूठे केस में फंसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। साल 2019 में केरल सरकार ने नंबी नारायणन को उनकी गलत गिरफ्तारी और उनके मानसिक उत्पीड़न के लिए अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। ऐसा माना जाता है कि नंबी नारायणन के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता।
उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। अमेरिका ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था। रूस से समझौता करने की कोशिश हुई, बातचीत अंतिम चरण में थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस मुकर गया। उस समय नम्बी नारायणन ने ही भारत सरकार को भरोसा दिलाया था कि वह अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। वह अपने मिशन को सही दिशा में लेकर चल रहे थे, तभी अमेरिका के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश की गई। नम्बी नारायणन ने अपने साथ हुई साजिश पर रेडी टू फायर, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो स्पाई केस नाम से एक किताब भी लिखी है। देश के इस महान वैज्ञानिक के साथ हुई साजिश के खिलाफ भाजपा को छोड़ किसी भी राजनीतिक दल ने कभी आवाज नहीं उठाई। साल 2019 में भाजपा सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। नम्बी नारायणन ने कहा था, पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने की मुझे बहुत खुशी है, मुझे सभी स्वीकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे निर्दोष बता दिया है, फिर केरल सरकार भी मेरे पास आई और अब केंद्र सरकार ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है। ये बात सच है कि नम्बी सर जैसे टैलेंट को इंडिया अपनी गलती की वजह से पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया और हम देशवासी बोलते हैं कि इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता। फिल्म रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट के आ जाने के बाद हमारे नेक्स्ट जेन भी इस बात पर गर्व करेंगे कि हमारे यहाँ जीनियस ही नहीं बल्कि महाजीनियस भी पैदा होते हैं। रॉकेट साइंटिस्ट नम्बी सर के साथ हुए दुर्व्यवहार से पूरा देश शर्मिंदा है। बेजोड़ जोरा की पूरी टीम उनको सैल्यूट करती है। हम अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनको एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा एक बिजनेसमैन है जबकि उनकी बेटी एक टीचर है। तो यही थी इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के रॉकेट साइंटिस्ट एस नम्बी नारायणन की पूरी कहानी, जिसे हर इंडियन को देखना और सुनना चाहिए। आप इस पूरे कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोरा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोरा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।